हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक सेबी का डिस्क्लोज़र या डिस्क्लेमर जो कि ज़रूरी होता है इस प्रकार से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इस चैनल पर अपने किसी वीडियोज़ या शॉर्ट्स में जो भी शेयर, इन्वेस्टमेंट या किसी विचार, सूचना या ट्रेड का जिक्र करूँगा वो सिर्फ ट्रेनिंग और शैक्षणिक उद्देश्यों के उदाहरण के लिए होगा और वो कोई विशेष फाइनेंशियल, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सुझाव नहीं होगा। मैं इस चैनल के किसी सुझाव पर आधारित आपके फ़ायदे या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। कोई फ़ैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा व्हाट टू डू विद ₹5 लाख फॉर 5 ईयर्स पार्ट 4। यानी कि फिर से मान लो अगर मैं आपको 5 लाख रुपए 5 साल के लिए देता हूं रखने के लिए, तो आप उसका क्या करेंगे। दोस्तों, प्रीरिक्विजिट कंडीशन है यानी बेसिक कंडीशन है कि 9% इन्फ्लेशन रेट है। हमारे एक साथी ने, एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया था, पूछा कि सर ये इन्फ्लेशन रेट तो 6% है, आप 9% बता रहे हैं, तो ये 9% कैसे है, कुछ गैप है। तो मैंने उनको यही बताया है, एक तो नंबर 1 कि गवर्नमेंट थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट करके फिगर देती है, बट वी शुड नॉट चैलेंज दैट। नंबर 2, कुछ ऐसे आइटम्स को नहीं लेती जो कि हमारे दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कवर करते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन। आज के टाइम में जिसका ब्योंत 15,000 20,000 की जिसकी सैलरी है, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस प्राइवेट स्कूल वाला कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की कोशिश करता है। तो उनकी फ़ीस, किताबें, ड्रेसेस, प्रोग्राम्स, हर जगह पे खर्चे होते हैं, क्योंकि हमने भी अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया है। तो उसमें ये इस टाइप के खर्चे होते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते हैं इन्फ्लेशन में। एंड नंबर 2, जो मेडिसिन के खर्चे आज के टाइम में देखिए, किसका थोड़ा सा यदि गुंजाइश है तो वो कुछ भी हार्श बीमारी होने पे सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा जो होता है वो मेडिसिन और वो खर्चा नहीं काउंट किया जाता है इसमें। जैसे रूम ही कितने का चार्ज हो जाता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो इस तरह से ये जो इन्फ्लेशन रेट जो निकाला गया है, प्लस थर्ड पॉइंट कि ये जो 9% है, दैट इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट 30 ईयर्स। 30 सालों का एवरेज है। एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई है, आई थिंक दैट इज़ 3rd 4th वीडियो, या एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं। तो आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस किस तरह से इन्फ्लेशन कैसे निकाली गई है। हाईएस्ट पिछले 30 सालों में 13% रही है, तो और आजकल 6% है, तो एवरेज 9% आती है सारा का लेने की वजह से। और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से बनाया है, नहीं। लास्ट 3 ईयर्स का जब भी आप ढूंढेंगे, 30 ईयर्स का, लास्ट 30 ईयर्स का इन्फ्लेशन रेट, तो वो 9% ही आएगा, एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने फाइनेंशियल वेल्थ को डिटेल में डिस्कस किया था, और उसमें फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के सबसे पहले और सबसे बड़े तरीके, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस को हमने डिस्कस किया था दोस्तों। अब इस वीडियो यानी पार्ट 4 में आपको फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के दूसरे तरीके, यानी दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का जिक्र करूँगा मैं। दोस्तों, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ये वो तरीका है जहाँ पे हम अपने सेविंग्स या अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से ये पैसा कुछ सालों में बढ़ जाए, या फिर इससे कुछ ऐसी चीज़ खरीदें जिसका मूल्य आने वाले समय में बढ़ जाए। और हर तरह के निवेश में कुछ ना कुछ जोखिम होता है, यानी रिस्क होता है। तो इससे हम धन संचय या धन का एक्युमुलेट किया जा सकता है, और जो धन धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जिससे हम भविष्य में फाइनेंशियल टारगेट्स अपने हासिल कर सकते हैं। और कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे से पैसा कमाना। एक सेंटेंस में यदि निवेश या इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग बताया जाए, तो वो है पैसे से पैसा कमाना, पैसा लगा के पैसा कमाना। इन्वेस्टमेंट से भविष्य की आर्थिक अनसर्टेनिटी से निपटने में मदद मिलती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी?
दोस्तों आज के टाइम में परिवार बढ़ रहा है, तो परिवार बढ़ रहा है तो खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए। नंबर 2, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, यानी पहले ज़्यादातर होती थी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में इकट्ठा खर्चा होता था। अब देखिए एक जगह तो 8 या 10 बंदों के लिए एक ही चूल्हा जले, एक ही चूल्हे पे खाना बने, तब कोई खर्चा आए। एक 10 बंदों को 4 जगह खाना बनाए, वो खर्चा बढ़ जाएगा, कम से कम 1.5 से 2 गुना खर्चा हो जाएगा खाने का। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, अच्छा न्यूक्लियर फैमिली भी मजबूरी है, क्योंकि कामकाज की खोज में या पैसे कमाने के लिए अपने गाँव और शहरों को छोड़ के दूर जाना पड़ता है। और दोस्तों परिवार में शादियां होती हैं, बच्चे जवान होते हैं, उनकी शादियां की जाती हैं, उनके फिर बच्चे हो जाते हैं, इस तरह करके हमारा परिवार भी बढ़ता है। और आजकल पैसे की वैल्यू गिर रही है, वैसे तो हमेशा से ही पैसे की वैल्यू गिरती है। आने वाले समय में आज 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये या 10 लाख रुपये से हम जो भी सामान खरीद सकते हैं, आने वाले 5 से 10 साल बाद हमें या तो डबल पैसे चाहिएंगे या इतने पैसों से आधा ही सामान खरीद पाएंगे। यानी महंगाई लगातार बढ़ रही है और पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। अच्छा, धीरे धीरे करके लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ रही है। दोस्तों लोगों ने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं। अब देखिए कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स, आप लोगों के पिताजी या दादाजी साइकिल पे, मैक्सिमम साइकिल पे चला करते थे। गांव में तो सबके पास साइकिल भी नहीं होती थी। अब आजकल जवान बच्चे, यंग बच्चे, हर एक के पास बाइक मिलेगी। तो यानी हमने अपना खर्चा बढ़ा लिया। अब साइकिल तो चलाने में हम कितना भी डिस्टेंस कर लें, लेकिन पैसे नहीं लगते, एक बार ख़रीदने में पैसे लगते हैं बस। अब मोटरसाइकिल को मेंटेन करने में पैसे लगते हैं, उसकी सर्विस कराने में पैसे लगते हैं, टाइम टू टाइम टायर बदलवाने में, उसका पेट्रोल डालने में, मीन्स खर्चा ही खर्चा होता है। तो दोस्तों ये जो अपग्रेड किया है हमने अपने आप को, जो लाइफस्टाइल बढ़ाई है, जो हम लोग साइकिल से बाइक पे आ गए हैं, बाइक से कार पे आ गए हैं, एंड कार से लग्जरी कार पे आते जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे हम उन्नति करते जा रहे हैं, हम लोगों के पैसे की इनकम बढ़ती जा रही है, हम अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, बच्चों की फ़ीस, बुक्स, ड्रेसेस, देखिए पहले बच्चे ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। हमारी उम्र के शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने शहर में या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होगी, नहीं तो ज़्यादातर लोगों ने सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई की है। अब सरकारी स्कूल से प्राइवेट में, प्राइवेट स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल में, अब बच्चों को जो पढ़ाते तो हैं, अब खाली पढ़ाने का मतलब खाली एडमिशन फ़ीस नहीं देना है दोस्तों। डेली का खर्चा, व्हीकल से आएंगे, व्हीकल से जाएंगे, कपड़े, ड्रेसेस, शूज़, उनकी बुक्स, नोटबुक्स। अच्छा, उन लोगों के जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपने एक पार्टिकुलर शॉप से, एक ही बुक स्टॉल से मिलेंगे। हर किसी भी स्कूल की किताबें, कापियाँ सिर्फ उनके एक बुक स्टॉल से मिलेंगी, सब जगह से आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि बस हर एक ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रखा है। और वे लोग कमीशन खाते हैं, यानी स्कूल वाले भी कमीशन खाते हैं किताब, कापी एंड स्कूल ड्रेस बेचने के लिए भी। फीस में तो करते ही करते हैं, साथ में इन सब चीज़ों में भी कमीशन खाते हैं। फिर हर 3 महीने 4 महीने के बाद कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम, कहते हैं आपके बच्चे को सोशली अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनका मॉरल बूस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को बोलना सिखा रहे हैं या पब्लिक को फेस करना सिखा रहे हैं। अब इस चक्कर में आपको 1000, 800, 1500 इतने हर फंक्शन में इतने पैसे तो लगते ही लगते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको यदि कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होता है उनका, यानी आगे अपग्रेड हो गए, तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने पे अब जो रैंक बढ़ता है, रैंक के हिसाब से उसने अपना स्टेटस भी बदलना पड़ता है, स्टेटस भी इम्प्रूव करना पड़ता है। यानी पहले घर में जो पर्दे थे वो पर्दे बदलवाने पड़ते हैं, या सोफ़ाज़ वगैरह बदलवाने पड़ते हैं, या इस तरह करके ना लोगों के खर्चे दिन पर दिन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले मुझे ध्यान है
हमारे माता पिता के या दादा दादी के पास एक या दो जोड़ी कपड़े होते थे। पिताजी के पास भी 2 से 3 जोड़ी कपड़े होते थे। अब आज अपने देख लीजिए, अपने छोड़िए, अपने बच्चों के देखिए कितनी सारी ड्रेसेस हैं। तो 1-2 कपड़े के अलावा जितने भी कपड़े हैं, अब देखिए सर्दियों की अलग ड्रेस, गर्मियों की अलग ड्रेस, बरसात की अलग ड्रेस, और वो भी कई कई जोड़े, है ना। तो ये सब खर्चा बढ़ गया ना हम सब का। दोस्तों, जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, जैसे हम ट्रिप के नाम पे लें, पहले ट्रिप के लिए या तो आसपास के किसी तीर्थ स्थान पे जाते थे, किसी मंदिर में जाते थे, या एक फेवरेट जगह होती थी मामा का घर, नाना का घर या नानी का घर, उनके घर जाते थे। साल में 1 बार जाते थे या 2 बार जाते थे मैक्सिमम। तो वो होता था पिकनिक स्पॉट, फेवरेट पिकनिक स्पॉट, नेशनल पिकनिक स्पॉट। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अब लोग अपने पूरे स्टेट में कहीं किसी अलग अलग जगह पे जाने लगे। अब तो ये हो गया है कि लोग स्टेट नहीं बल्कि साल में 1 या 2 नेशनल ट्रिप करते हैं। काफ़ी लोग जो शहरों में रहते हैं, काफ़ी लोग इवन गांव से भी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं। आजकल आप किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाइए, गर्मियों में, सर्दियों में, आजकल क्रिसमस के टाइम चल रहा है, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे आपको होटल में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे हिल स्टेशन पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो खर्चे बढ़ा लिए हैं, 1 या 2 नेशनल ट्रिप, और अब बहुत सारे लोगों ने तो नेशनल नहीं, साल 2 साल में 1 आधी इंटरनेशनल ट्रिप भी करके आए थे। यस दोस्तों, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के जब शादियां होती थी, शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री में ही किसी जगह हनीमून के नाम पे 5-7 दिन के लिए घूमने फिरने चले जाते थे, वो भी कुछ लोग। आजकल तो कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, बाली वगैरह कई जगह पे जाते हैं। तो ये हमने सब ने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं, अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। अब खर्चे बढ़ गए हैं तो फिर क्या चाहिएगा खर्चा पूरा करने के लिए? पैसा चाहिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और मैंने नोट की है, आज के टाइम जिसको भी देख लो, मेजॉरिटी केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इक्का दुक्का कोई छूटा हुआ है, नहीं तो सब के सब EMI पे जी रहे हैं। खासकर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी में, प्राइवेट में, सब के सब EMI पे जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, कोरोना में देखा था आपने क्या हाल हुआ था। 3 करोड़ जॉब्स ख़त्म हो गई थी, 3 करोड़ नौकरियां इंडिया में ख़त्म हो गई थी, और सब के सब बहुत सारे बच्चे, बहुत यंग जनरेशन EMI में फंसी हुई थी। किसी ने फ्लैट ले रखा था, किसी ने घर बना रखा था, किसी ने गाड़ियां ले रखी थी, सब के सब EMI। कितने सारे बच्चों ने सुसाइड करना पड़ा उस दौरान, बड़े दुख की बात है। तो हमें अपना खर्चा कंट्रोल कीजिए, खर्चा बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि खर्चा बढ़ रहा है तो पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इन्वेस्ट करके, ठीक है। अब इन सब खर्चों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो अपनी अलमारी में रखने से, पैसा, बचत का पैसा अलमारी में रखने से और सेविंग अकाउंट में रखने से कभी भी पूरा नहीं हो सकता ये खर्चा। तो इन्वेस्टमेंट या निवेश एकमात्र ऐसा तरीका है पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, वैसे निवेश पैसे का हो, समय का हो, नॉलेज के ऊपर हो निवेश, या बार बार प्रयास का भी निवेश हम कह सकते हैं। तो प्रयास जो है ना, ये बार बार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, बार बार एफर्ट। आप 1 बार फेल हो जाएं, 2 बार फेल हो जाएं, 10 बार फेल हो जाएं, 100 बार फेल हो जाएं, आपने कोशिशें अगली बार फिर कुछ और नॉलेज लेके, कुछ और सीख के। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ बुक्स पढ़ा करो, कुछ समय बिताओ अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज से हम जिन जिन तरीक़ों या इश्यूज़ का जिक्र करेंगे वो सभी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, रिस्क टेकर, यानी कि रिस्क लेने वाले। उनके पास यदि 1000 रुपये है
तो 1,000 रुपये में से 80%, 90% या 100 का 100% रिस्क लेने वाली जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उस सारे पैसे को लगा देते हैं इस कैटेगरी में। यानी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाली कैटेगरी कौन सी है? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, कलेक्टेबल्स, ऐसी ऐसी जगहों पे निवेश करते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी होती है रिस्क एवर्टर, यानी रिस्क को दूर भगाना या रिस्क से दूर भागना, मतलब रिस्क को अपने आसपास भी फटकने नहीं देते या नज़दीक भी नहीं आने देते। ये लोग क्या करते हैं, ये 80, 90 या 100% रकम को सेफ जगह रखते हैं। जैसे अब तक जो 2 कैटेगरी आई वो दोनों के दोनों रिस्क एवर्टर थे, यानी कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाले थे, यानी अलमारी में पैसा रखने वाले और सेविंग्स अकाउंट्स में पैसा रखने वाले, ये बिल्कुल भी रिस्क लेने वाले बंदे नहीं हैं। लेकिन अब देखो इनकी वजह से इनको नुकसान क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, ये मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। ये सेफ चलने वाले ऐसे लोग होते हैं, इनके दिमाग में ये होता है कि भाई मेहनत करने से, नए एक्सपेरिमेंट करने से और काम करने को भी टेंशन कहते हैं। यानी पैसे को एक जगह पड़ा रहने दो, ये सेफ़ है, ये ठीक है। यदि पैसे को एक जगह पड़े रहने से उठा के कहीं किसी जगह लगा दिया तो इन कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ आपने प्रयास किया, कोशिश किया, ये न तो खुद करते हैं न औरों को सजेस्ट करते हैं। कोई कर भी रहा हो तो उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं, बोला अरे नहीं कहाँ पंगे ले रहा है, पैसे डूब जाएंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, पैसे मारे जाएंगे। एक्चुअल में उनको खुद पता नहीं होता, या वो इतने ढीले ढाले होते हैं, इतने सुस्त कैटेगरी के होते हैं कि खुद तो रिस्क लेते नहीं, खुद तो आगे बढ़ते नहीं, न दूसरों को आगे बढ़ने देते। इनका मानना होता है कि हमने तो भैया टेंशन नहीं लेनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पैसा ख़त्म हो जाए, कुछ हो जाए, पर हमने टेंशन नहीं लेनी है। भाई देखो, बुरा मत मानना, ये ज़्यादातर ये इस कैटेगरी के लोग जो रिस्क एवर्टर होते हैं, रिस्क नहीं लेने वाले होते हैं, सरकारी नौकरी में पाए जाते हैं या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं। तो यानी या तो कम पढ़े लिखे, ज़्यादातर, सब नहीं, सब लोग अपने ऊपर मत ले जाना, क्योंकि आप में से बहुत सारे होंगे जो कि अभी ये चाह रहे होंगे, जो वीडियो भी इसीलिए देख रहे हैं कि अब तक उनको पता ही नहीं था, उनको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं थी कि हम अपने पैसों का करें तो करें क्या। इन्हें कोई बताने वाला नहीं था, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। दोस्तों, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का तरीका फिक्स डिपॉजिट। यस माय डियर फ्रेंड, फिक्स डिपॉजिट सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है और इसको शॉर्टकट में एफडी भी कहते हैं। शायद ही मेरा वीडियो देखने वाला कोई ऐसा बंदा होगा जिसने एफडी या फिक्स डिपॉजिट का नाम नहीं सुन रखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको फिक्स डिपॉजिट के बारे में पूरी नॉलेज होगी। लेकिन आज मेरी वीडियो देखने के बाद पूरी नॉलेज हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को हो जाएगी। और कुछ लोगों ने तो आज तक कभी फिक्स डिपॉजिट की ही नहीं होगी, कभी शुरू ही नहीं की होगी। इसका सिर्फ एक ही मेन कारण है, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो आइए इस कमी को दूर करते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ फिक्स डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट का शाब्दिक अर्थ है फिक्स्ड, यानी एक मुश्त इकट्ठा निश्चित पैसा, ठीक, और एक निश्चित समय के लिए। ये तो हो गया फिक्स्ड का मतलब, फिक्स्ड एक निश्चित पैसा, एक निश्चित अमाउंट और एक निश्चित समय के लिए। देन डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। तो इसका मतलब एक निश्चित पैसा, कोई भी पैसा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इतना कोई भी एक्स अमाउंट पैसा, कोई पैसा एक निश्चित समय के लिए, भाई 1 महीने के लिए, जितने भी समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी समय के लिए, और डिपॉजिट करना यानी जमा करना, किसी भी एक जगह जमा करना। अब जो जमा हो गया वो छेड़ना नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, फिक्स डिपॉजिट को बीच में छेड़ना नहीं है। ये आगे बताऊंगा क्यों नहीं छेड़ना है, उसका कोई नुकसान होगा तो क्या होगा ये बताऊंगा मैं आपको। यह निवेश का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है। दोस्तों, सबके दादाजी, मम्मी पापा जी, इन सब का
फेवरेट निवेश होता था ये। उनके तो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट इतने फेवरेट होते थे, इतने प्यार करते थे वो एफडी से अपने से, जैसे उनका दूसरा बेटा हो। यानी जितना प्यार बेटे से करते हैं या अपने बच्चे से करते हैं, उतना प्यार लोग फिक्स डिपॉजिट से करते थे। कौन? पुरानी जनरेशन, मम्मी पापा की जनरेशन, दादा दादी की जनरेशन। अब कुछ की दादा वाली कैटेगरी में मैं हूँगा, किसी के मम्मी पापा वाली कैटेगरी में मैं हूँगा, कुछ मेरे साथी भी होंगे, मेरे हम उम्र भी होंगे भाई 5-7 साल आगे पीछे, छोटे या मेरे से बड़े। यस, मेरे से बड़े भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और वे भी आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे। लगभग 90-95% कर्मचारी इसके अंधभक्त होते हैं, ब्लाइंड फेथ है फिक्स डिपॉजिट में। अब ठीक है, करते हैं, जब इतने सारे लोग करते आ रहे हैं, कर रहे थे, अब कर रहे हैं, तो इसके फ़ायदे भी होंगे। यस, मैं फ़ायदे बताता हूँ आपको कि फ़िक्स डिपॉज़िट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। यस दोस्तों, ये टोटली रिस्क फ्री है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, इनका इंटरेस्ट जो है ना, जो एक बार जब जिस टाइम एफडी कराई है उस टाइम जो एक बार इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया, या जितना मैच्योर होने के बाद, एफडी के मैच्योर होने के बाद जितना अमाउंट मिलना फिक्स हो गया ना, निश्चित हो गया, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। वो बिल्कुल भी नहीं घटेगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा, चाहे बाकी चीज़ें ऊपर नीचे कितनी हो जाए, शेयर मार्केट गिर जाए, म्यूचुअल फंड्स गिर जाएं, उनमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फ़िक्स डिपॉज़िट एक फ़िक्स अमाउंट ही मिलेगा। चाहे इवन आने वाले टाइम में सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट, एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दे चाहे बढ़ा दे, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि एक बार जो एफडी करा दी है, जितने टाइम के लिए करा दी, उस मैच्योर होने के बाद उसमें उतना ही अमाउंट या उतना ही इंटरेस्ट मिलना है। तो सबसे पहला। दूसरा फ़ायदा है मेंटल पीस। जो मैंने बताया था ना, जो ढीले ढाले लोग होते हैं, जो पंगे लेने वाले नहीं होते, जो कोशिश करने वाले नहीं होते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, बस आराम से ज़िंदगी कट जाए, इस टाइप के मेंटल पीस, सुख शांति चाहिए, जिनको मन की शांति चाहिए, वे लोग आराम परस्त होते हैं और उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है और उनको फ़ायदा भी होता है। यानी ये मेंटल पीस देता है। फिक्स डिपॉजिट, एक पैसे को एफडी करा दो, बस उसके बारे में चिंता मुक्त हो जाओ। थर्ड दोस्तों, इमरजेंसी फंड। यस, हम चाहे एक पैसे का कुछ भी कर रहे हों, देखो सबसे पहली बात तो अपने जो भी हमारी इनकम है, सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ अमाउंट, खासकर 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, मैं तो कहूँगा 12 महीने का खर्चा, यानी आपका 1 महीने का खर्चा यदि 20,000 है तो उसको 12 से 12 दूनी 24, 2.5 लाख, या कम से कम 6 महीने का यदि आपका खर्चा 20,000 रुपये है तो 2 6 12, 1,20,000 रुपये आपको सेफ जगह रखने चाहिए। इसको बोलते हैं इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी है बना के रखना दोस्तों, क्योंकि समस्याएं अचानक आती हैं, इमरजेंसी अचानक आती है, और आपके पास यदि अपने अगले 6 महीने का खर्चा है, कल को आपकी नौकरी को कोई इशू आ जाए, नौकरी में दिक्कत आ जाए, देखो नौकरी करने वाला तो गरीबी रेखा से एक स्टेप दूर होता है, और वो स्टेप है उसकी नौकरी। जिस दिन वो नौकरी गई, गरीब, डिक्लेयर्ड गरीब, परमानेंट गरीब। तो माय डियर फ्रेंड, एमरजेंसी फ़ंड, अगले 6 महीने के खर्चे का एमरजेंसी फ़ंड हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उसको एफडी में ही रखिए, आप फिक्स डिपॉजिट में ही रखिए। इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा, कुछ कह रहे होंगे कि अरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यस, लेकिन मैं कहता हूँ इसको बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कम इंटरेस्ट भले ही मिलेगा, लेकिन आपकी सिक्योरिटी रहेगी, वो आपकी इमरजेंसी के लिए फ़ंड होगा। ठीक है। अच्छा, 4th पॉइंट दोस्तों, कम से कम 20% आपका जो भी पैसा है, 80% को आप कहीं भी लगाइए, लेकिन कम से कम 20% को आपने एफडी या सेफ जगह पे रखना चाहिए अपने पैसे को। चाहे आपने बाकी का पैसा, चाहे आपने जहाँ भी लगाना है, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, कहीं भी लगाना है, लेकिन 20% तो कम से कम एफडी में रखना चाहिए आपने। और 5वां पॉइंट, अगर थोड़े समय बाद आपको पैसों की ज़रूरत है,
जैसे आज आपके पास पैसे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए हैं। थोड़े टाइम के बाद मतलब सपोज़ आपको 10 दिन 15 दिन के बाद चाहिए, आपको 1 महीने बाद चाहिए, सपोज़ आपकी लड़की की शादी है, आपने पैसे निकलवा लिए, आपने पैसे अरेंज कर लिए हैं, उसको आप ऐसा कीजिए, एफडी करवा दीजिए। एफडी 7 दिनों की भी होती है माय डियर फ्रेंड, 7 दिनों की भी होती है, 45 दिनों की भी होती है, वो बताऊंगा आगे ड्यूरेशन कितने कितने दिनों की होती है, लेकिन कम से कम 7 दिनों की भी होती है। तो अपने पैसे को एफडी में कर लो, जिसको ये पता है कि अगले महीने खर्चा है। से फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेनी है और पैसा आपने निकाल लिया है, लेकिन अभी गाड़ी समझ में नहीं आ रही है कि भी कौन सी लेनी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। या आपने घर लेना है, प्लॉट लेना है और प्लॉट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई आपने शॉप लेनी है लेकिन पैसा आपने अरेंज कर लिया, उसको एफडी करा दीजिए। घर में मत रखिए माय डियर फ्रेंड, घर में मत रखिए, आप उसकी एफडी करा दीजिए, ठीक है। या आपकी 1-2 महीने के बाद शादी है, बच्चे की शादी है, उस पैसे को भी आप एफडी करा दीजिए। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 6-7 महीने के बाद आपने कोई मोबाइल ख़रीदना है, ये कौन से A+ या एप्पल वगैरह इनके मोबाइल ख़रीदने हैं और इसके आपने किसी तरह से पैसे अरेंज कर लिए हैं, उस पैसे को एफडी करा दीजिए। अलग अलग पीरियड की होती है, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप करवा दीजिए। यानी आपको 1 से 2 साल बाद भी पैसों की ज़रूरत है, तो दोस्तों एफडी इज़ द सेफेस्ट प्लेस। उस पैसे को आप रिस्क मत लीजिए, कभी भी आप शेयर मार्केट में मत लगाइए। 1 से 2 साल के अंदर यदि आपको पैसे की ज़रूरत है, म्यूचुअल फंड में भी मत लगाइए। एफडी इज़ द सेफेस्ट प्लेस, सबसे बढ़िया जगह। ये फ़ायदे हैं, प्लस पॉइंट है एफडी के। नेक्स्ट 7th पॉइंट, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हो गई है, आपने नॉलेज ले ली है, आपने शेयर मार्केट में लगाना है या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है और मार्केट अब पीक पे है, फॉर एग्जांपल पीक पे है, तो पीक की जो मार्केट है आप इस पे पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए आप एफडी करा दीजिए, उसको पार्क कर दीजिए उस पैसे को। इसको बोलते हैं पार्किंग। गाड़ी की पार्किंग नहीं होती, पैसे को पार्क करना होता है। अब शेयर मार्केट जब भी आपके हिसाब से आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, तो उस टाइम आप पार्किंग से पैसा निकालिए और उस टाइम शेयर मार्केट में लगा दीजिए। कई बार तो हमें 10, 12, 15% मार्केट गिर जाती है, तो अब देखिए आपने एफडी में चाहे जितने पे कराया, लेकिन यदि आपको प्रेजेंट रेट से मार्केट आपको 15%, 12% यदि नीचे मिल रही है, तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि उसने घूम फिर के वहाँ पे तो आना ही आना है जहाँ से वो गिरी है। समय कम ज़्यादा लग सकता है, वो जब हम शेयर मार्केट की बात करेंगे उस टाइम बात बताऊँगा आपको। तो आप से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50 लाख का घर लेना है, नेक्स्ट पॉइंट, घर लेना है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है घर, जहाँ आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने हिसाब का, या बच्चों के रिक्वायरमेंट का, बच्चों के स्कूल्स का, या कई क्राइटेरिया, जो भी आपके जितने भी क्राइटेरिया हों उनके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप उस पैसे को एफडी करा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और नेक्स्ट 9th पॉइंट दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बहुत ही चमत्कारी तरीका है ये इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो कि 60+ हो जाते हैं, और ज़्यादातर, मैं तो कहता हूँ ज़्यादातर सीनियर सिटीजन यानी मोर देन 90-95% सीनियर सिटीजन रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनको एफडी करा देनी चाहिए, क्योंकि एफडी उनको लगभग 0.5% ब्याज ज़्यादा मिलता है। यस, आम लोगों के मुकाबले जो 20, 30, 50, 55, 58, 59 साल के जो बंदे हैं, उनको जिस रेट पे एफडी का मिलता है उससे 0.5% ज़्यादा सीनियर सिटीजन को मिलता है। अगर कोई कुछ महीने बाद सीनियर सिटीजन होने वाला है, ऐसे 3 से 6 महीने बाद, 1 साल बाद सीनियर सिटीजन होने वाला है, वो भी अपने पैसे को इस हिसाब से प्लान कर ले कि जैसे ही सीनियर सिटीजन हो, 1 सप्ताह के अंदर अंदर, सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर उसका वो पैसा मैच्योर हो और फिर उसको सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में एफडी करा दे। ठीक है, अपनी अभी की एफडीओं को इस तरह से करें कि सीनियर सिटीजन होते ही 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप उसको वो 0.5% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको आप जमा करा दें। तो सीनियर सिटीजन को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देन मान लीजिए, आपको एक सजेस्ट करता हूँ बहुत ही बढ़िया आइडिया एफडी कराने का। मान लीजिए आपके पास कुछ भी एक्स अमाउंट ऑफ पैसा है, ऐसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हैं तो उसको बराबर बराबर जैसे 2-2 लाख 3 पार्ट में कर दीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, यदि आपने एफडी ही करानी है, यदि आपके पास और कोई
ऑप्शन नहीं है, आप रिस्क ले ही नहीं सकते, लेना ही नहीं चाहते, तो मैं कहता हूँ सेविंग अकाउंट में डाल के रखने के बजाय उसकी एफडी करा दीजिए। उसकी एफडी कराइए 3 पार्ट में। आप 3 पार्ट क्यों कहूँगा इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1, एक पार्ट, या आपके पास 60,000 हों, 50,000 हों, 1 लाख रुपए हों, आपके पास 30,000 भी हों, उसको 10-10 हज़ार के 3 पार्ट कीजिए। एक पार्ट को कराइए 1 साल के लिए, दूसरे पार्ट को कराइए 2 साल के लिए, और तीसरे पार्ट को कराइए 3 साल के लिए। क्योंकि ये जो 3 साल का है, यहाँ पे हर बैंक में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हाईएस्ट ब्याज मिलता है, बाकी इन सब से ज़्यादा ब्याज मिलता है जो 3 साल का जो एफडी होता है। तो जो आप ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल के लिए 3 हिस्से करा दिए। क्योंकि अब मान लीजिए 1 साल के अंदर अंदर कोई आपको इमरजेंसी आ गई, तो आप एक पार्ट इनको न तोड़ाना पड़े या पूरी एफडी को न तोड़ाना पड़े, लॉस न उठाना पड़े, आप सिर्फ एक हिस्से का लॉस उठाएं, बाकी एफडी चलने दें। और ये जैसे ही 1 साल की हो जाए, इसको फिर 3 साल के लिए करा दें। यानी यहाँ पे ये 3 साल की जो पहली वाली है, अब यहाँ पहली आगे बन गई जाके, अब ये 3 साल की, ये 3 साल की, ये 2 साल की, क्योंकि 1 साल बाद, और ये अब इसका 1 साल रहता है। तो ये जैसे ही 1 साल बाद इसके 2 साल पूरे कंप्लीट होंगे, इसको फिर 3 साल के लिए करा दीजिए, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये फिर 3-3 साल। अब क्या है, आपको जो वो 3-3 साल की एफडी हो जाएंगी, तीनों की तीनों हर 1 साल के बाद मैच्योर होती चली जाएंगी। यानी इस साल ये वाली होगी, अगले साल ये होगी, अगले साल ये होगी, उससे अगले साल इसको फिर एफडी करा दीजिए यदि पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो आपने। ठीक है, तो इस तरह से 3 का साइकिल बनाइए, 3 पार्ट का, 3 हिस्सों का साइकिल बनाइए। आप अलग अलग टेन्योर के लिए एफडी करवानी चाहिए। वैसे एफडी जो 10वां पॉइंट था कि अलग अलग टेन्योर के लिए हम एफडी करा सकते हैं, जैसे 7 दिन के लिए करा सकते हैं, 45 दिन के लिए करा सकते हैं। आगे जो मैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताऊंगा आपको दोस्तों, कहाँ किस जगह कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, किस पीरियड के लिए कितना मिलता है। जब आपको ये पता चलेगा ना, तो आप बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे कि यस मुझे अब कौन सा कराना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा लंबे समय, थोड़ा सा हम जितना ज़्यादा समय देंगे, जैसे 45 दिन के लिए या 7 दिन के लिए करेंगे, तो 7 दिन में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 45 दिन में उससे थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ज़्यादा मिलता चला जाएगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसका टाइम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 11वां पॉइंट, आपने ये देखना है जो आप एफडी करा रहे हैं, इसका जो ब्याज है, इसका जो इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब है, जैसे कोई 3 साल के लिए एफडी की है उन्होंने, क्या 1 साल बाद जो एफडी का जो इंटरेस्ट अमाउंट हुआ, उसको फिर टोटल मूल या प्रिंसिपल अमाउंट मान के उस पूरे पे ब्याज मिलेगा, या पहले वाला अमाउंट जो एक था उस पे खाली ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ज़रूर आप क्लियर कर लीजिएगा अपने जहाँ जिस जगह भी आप एफडी कराएं, कि भाई आप सिंपल इंटरेस्ट देंगे या कंपाउंडिंग। अच्छा, कंपाउंडिंग भी अलग अलग तरह के होते हैं। साल के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, किसी जगह 6 मंथली यानी 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, किसी जगह कुछ बैंक्स क्वार्टरली भी इंटरेस्ट देते हैं, यानी हर 3 महीने के बाद आपका जो भी अमाउंट बढ़ के हो गया उस पूरे पे फिर वो ब्याज लगेगा, फिर उस पूरे पे ब्याज लगेगा। और कुछ शायद कोई मंथली भी देता हो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको चेक कर लीजिएगा, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो दी बेस्ट है, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा सिंपल वाले इंटरेस्ट से। तो नेक्स्ट, ये तो थे फ़ायदे एफडी के या बेनिफिट, या कुछ चीज़ें ध्यान रख के आप एफडी से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे ध्यान रखने वाली बातें जो कि एफडी कराते टाइम आपको पता होनी चाहिए और आपने ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपको लॉस हो जाएगा। अब वो क्या चीज़ है? नंबर 1 पॉइंट, एफडी में औरों के मुकाबले अभी जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट के जो तरीके बताऊंगा, उन सब से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है माय डियर फ्रेंड।
तो यानी सबसे पहला जो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका फिक्स डिपॉजिट है, इसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बाकी जितने भी तरीके हैं एक आधा इसके बराबर होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा ही मिलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज ज़्यादा मिलेगा थोड़े लंबे टाइम में। तो इसका ब्याज लगभग 6-7% के आसपास मिलता है नॉर्मली, जो कि इन्फ्लेशन रेट मैंने एवरेज जो 30 इयर्स का एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो 9% बताया था आपको, उसके मुकाबले 2% कम है। यानी अब भी आपको ये एफडी कराने से 6% 7% की एफडी कराने से भी आपको 1 से 2% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है, जिस गति से बढ़ रही है, आपका पैसा उस गति से नहीं बढ़ रहा है, उससे 2 स्टेप पीछे, 2% पीछे है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये तो हमारी 100% नुकसान की गारंटी है। यानी इसमें आपको यदि पैसा आपका इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो माय डियर फ्रेंड, ये 100% गारंटेड लॉस उठा रहे हैं, 2% का, 3% का, चाहे 1% का। ठीक है, तो अब आपने अपने ही पैसों पे लॉस उठा रहे हैं। तो मैंने कहा था ना, हर जगह रिस्क है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है जहाँ पे रिस्क नहीं है। अब यहाँ आप 100% रिस्क उठा रहे हैं कि मैं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से पीछे ही रहूँगा, ये रिस्क है। यानी पैसा आपका बढ़ नहीं रहा, पैसा आपका घट रहा है, हाँ धीरे घट रहा है लेकिन घट रहा है आज भी। तो वही बात कि 100% गरीब रहने की गारंटी है, क्योंकि आप कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। हाँ, आज का जो इन्फ्लेशन 6% है, इसको ज़रूर आप बीट कर सकते हो, लेकिन यदि आप लंबे टाइम के लिए देखोगे तो आपने एवरेज इन्फ्लेशन लेना पड़ेगा, हर एक बार का नहीं। मान लीजिए अगली बार 8% आ गया इन्फ्लेशन, तो फिर आपकी सोच बदल जाएगी ना। तो इसलिए एवरेज इन्फ्लेशन 30 साल का जो कि 9% लेके हम चल रहे हैं, चल नहीं रहे, 9% है, डाटा बता रहा है 9% है इन्फ्लेशन रेट एवरेज पर ईयर, 9% फॉर द लास्ट 30 ईयर्स में। ये इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने पॉइंट भी रेज़ किया कि सर आप तो 6% सरकार बता रही है, आप 9% इन्फ्लेशन रेट बता रहे हो। तो यस, सेकंड पॉइंट जो कि आपने ख्याल रखना या ध्यान रखने की बात है, अगर आप यंग हैं, 30-40 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के भी हैं, और रिस्क लेना चाहते हो, तो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके सीख के, या आप बाय नेचर हो थोड़े रिस्क टेकर हो, या आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलने वाले हो। कैलकुलेटेड रिस्क यानी ऐसा रिस्क नहीं लेना जिसमें नुकसान की पक्की गारंटी है। कैलकुलेटेड, मैं ऐसे ऐसे बढ़ूंगा, ऐसे ये रिस्क आएगा तो ये करूँगा, ये रिस्क आएगा तो ये करूँगा। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलने वाले हैं तो भी आपको एफडी से दूर रहना चाहिए। हाँ, जो इमरजेंसी फंड है वो ज़रूर एफडी में रखिए, उसको छोड़ के बाकी पैसे को आप यदि यंग हैं तो आपको एफडी में नहीं डाल के नहीं फंसाना चाहिए। यस, मैं वर्ड कह रहा हूँ, फंसाना नहीं चाहिए अपने पैसे को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर अगले 5 साल, अगले 8 साल, अगले 10 साल यानी एक लंबे समय तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बच्ची है या आपका बच्चा है, पहली क्लास में जा रहा है, और आपने उसके ग्रेजुएशन के लिए या आपने उसकी शादी के लिए या आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए आप 40 साल के हो और आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए अगले 20 साल के लिए प्लान कर रहे हो, और उस पैसे को यदि आप एफडी में डाले जा रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड ये बिल्कुल गलत डिसीज़न है, बिल्कुल गलत तरीका है। 100% आप नुकसान उठा रहे हो, यहाँ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, नहीं होएगा। समझ लो, सीख लो। आगे आने वाले वीडियोस में इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सिखाऊंगा। तो यदि आपके रिटायरमेंट के 10-20 साल बचे हैं तो उस पैसे को एफडी मत फंसाओ। एंड एफडी से रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की जा सकती। एफडी से तो अपने बच्चों की शादी की प्लानिंग भी नहीं की जा सकती अगर 10, 15, 20 साल की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो। नहीं, बिल्कुल गलत है माय डियर फ्रेंड। ओके, फोर्थ पॉइंट, जो बच्चे या जो बंदे या जो इंसान फ्यूचरिस्टिक होते हैं यानी भविष्य की सोचते हैं, खाली आजकल
आज का दिन गुजार दिया बस ना, ऐसे लोग नहीं जो अपने फ्यूचर की सोच रहे हैं। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद के आगे फ्यूचर की सोच रहे हैं। इवन जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और वो बच्चे जॉब लग रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। या फिर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनके सपने बड़े हैं, तो वो इमरजेंसी फंड को छोड़ के बाकी सेविंग्स के पैसे को फाइनेंशियल नॉलेज लेते हुए किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट का तरीका ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, कोई और इन्वेस्टमेंट का तरीका ढूंढिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आगे जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाइएगा आपको खुद पता चलता जाएगा, अच्छा अब मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। दोस्तों, जिन्हें वेल्थ क्रिएट करनी है और ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, ऐसे लोग भी एफडी से सिर्फ इमरजेंसी फंड को छोड़ के बाकी पैसे को दूर रखें एफडी से, यानी एफडी से बच के रहें। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा की एफडी करानी है तो दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट किसी और बैंक में कराइए, किसी और ब्रांच में नहीं, किसी और बैंक में, जैसे SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोई भी ये जो बैंक हैं, एक बैंक में 5 लाख से ज़्यादा रुपए मत एफडी कराइए। कारण अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, चलिए बता ही देता हूँ मैं। दरअसल RBI की तरफ से एक बैंक खाते में 5 लाख रुपए तक के अमाउंट की गारंटी होती है। अगर बैंक को कुछ हो गया तो, मान लीजिए बैंक लुट गया, बैंक ख़त्म हो गया, बैंक पिट गया, तो RBI गारंटी लेगा आपके जमा किए हुए पैसे का, वो गारंटी लेगा और आपके प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट टोटल मिला के यदि 5 लाख है तो उस अमाउंट की गारंटी RBI लेगा। ठीक है, यानी आपके 5 लाख से ऊपर के जो पैसे यदि एक ही बैंक में करा दिए हैं वो रिस्क में चले जाएंगे, वो वापस आ पाने बड़े मुश्किल हैं फिर। देन प्री मैच्योर विड्रॉल या पेनल्टी चार्जेस। यस दोस्तों, अगर से फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए एफडी कराई और आपने 9 महीने बाद एफडी ज़रूरत आ गई, इमरजेंसी आ गई, आपने एफडी तोड़वानी पड़ी, यानी प्री मैच्योर, यानी जितने भी अमाउंट का वो था, चाहे 6 महीने का था, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितने भी अमाउंट की एफडी थी, और आपने यदि एफडी समय से पहले तोड़वानी है तो उसका पेनल्टी देना पड़ेगा आपको। और ये पेनल्टी नॉर्मली 1% से 2%, अलग अलग बैंकों में अलग अलग पेनल्टी चार्जेस होते हैं। नॉर्मली 1% होता है, लेकिन 1 से 2% तक भी पेनल्टी चार्ज होते हैं। अब आप कहेंगे जी कि 1% से 2% पेनल्टी चार्ज का मतलब कितना कटेगा या कितने का लॉस होएगा। जब जिस टाइम में मैं एफडी के रेट्स का जिक्र करूँगा ना, उस टाइम बताऊँगा यदि यहाँ पे आप इससे पहले एफडी तोड़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा या कितने का पेनल्टी देना पड़ेगा आपको, कितने % पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया कि आप एफडी को 3 पार्ट्स में करके 3 एफडी कराइए और 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट अलग अलग बैंकों में कराइए। और देन दोस्तों, लॉस इन एफडी, अगर आप 5 से 10 साल पैसे को होल्ड के रख सकते हो और किसी और तरीके से आप यदि 10%, 11%, 12%, 15%, 16% यदि आप इंटरेस्ट लेने के काबिल हो, यानी अपने आप को फाइनेंशियल नॉलेज लेके आपने अपने आप को इतना लिफ्ट कर लिया है कि अब आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो, तब दोस्तों आपको एफडी में पैसा रखने से लॉस होगा। लेकिन वो जो मिनिमम जो बताया था मैंने 6 महीने का खर्चा, वो तो एफडी में ही रखना है भाई, वो एफडी के अलावा किसी और तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो एफडी तो 6-7% देता है नॉर्मली, और उस पर भी जब पैसा मैच्योर होता है ना, जब वो 7% या 6% या जो भी % पैसा जब मैच्योर एफडी मैच्योर होएगी, वो जो पैसा आएगा उस पैसे, वो पैसा जो इंटरेस्ट का पैसा है, मतलब आपने दी 1 लाख
1,00,000 रुपए आपने 1 साल के लिए कराए, से फॉर एग्जांपल 10% ब्याज है, यानी 1,10,000 जो मैच्योर हुए, तो 10,000 टैक्सेबल इनकम होगी आपकी। यस माय डियर फ्रेंड। और कौन सा टैक्स है, किस स्लैब में आओगे आप? अभी जो टैक्स पे करने के जिस स्लैब में हो, यदि आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो आपका जो एफडी मैच्योर होगा वो 30% टैक्स स्लैब में जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ पैसा, कुछ अमाउंट टैक्स फ्री होता है, वो अलग इशू है, लेकिन एफडी का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल, उसमें कैटेगरी में जाता है। यस, लास्ट पॉइंट जो नुकसान है या इसका एफडी का जो नेगेटिव है वो ये है कि एफडी कोई वेल्थ क्रिएट करने का तरीका, जरिया नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहाँ से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी वेल्थ प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का है कि यदि और कुछ नहीं है तो आप इसको कम से कम कुछ हद तक आप बचा सकते हैं। घर में रखेंगे तो टोटल आपको लॉस होगा, जितना भी इन्फ्लेशन है पूरा का पूरा लॉस होगा, और इसमें एफडी कराएंगे तो आप कम से कम कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगे उसको, इन्फ्लेशन से कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगे। यानी ये प्रोटेक्टिव मेज़र है, ये इन्वेस्टमेंट का, वेल्थ क्रिएशन का तरीका नहीं है। ठीक है। तो एफडी करवाने के तरीके दोस्तों, यदि आपने एफडी करवाने हैं तो आपका जिस बैंक में भी अपना खाता है, आप उस खाते में जाके, आप उस बैंक में जाके और वहाँ पे जाके एफडी रेट्स कंपेयर करके और वहाँ पे एफडी खुलवा सकते हैं। हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि आपका जिस बैंक में खाता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, तो आप किसी और बैंक में भी खुलवा सकते हैं एफडी, ये आपके ऊपर है। और दूसरा बैंक यदि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो आपने वहाँ करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आपका जहाँ खाता है वहीं पे आप करवा रहे हो। तो ये नुकसान हो सकता है आपको। अच्छा, यदि आपका खाता है तो वहाँ आप ऑनलाइन भी आप एफडी करा सकते हो, मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन भी ऑप्शन होता है, या आप वहाँ जाके उस बैंक की ब्रांच में पता कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन एफडी करवा सकते हैं। देन नंबर 2, आप किस तरह की जगह पे, खाली बैंक में ही या कहाँ कहाँ आप एफडी करवा सकते हैं। नंबर 1, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, इसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आते हैं। दोस्तों, स्मॉल बैंक्स भी होते हैं जहाँ पे आप एफडी करवा सकते हैं। एंड आरबीआई की एक है DIS स्कीम, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत आरबीआई आपको किसी एक बैंक में यदि आपने एफडी करा रखी है तो 5 लाख रुपए तक के अमाउंट की गारंटी देता है। कोई लॉस हो गया, किसी टाइप का, किसी तरह का इशू आ गया, लॉस हो गया, तो वो आपको 5 लाख तक आपको आरबीआई रिकवर करके देगा। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बैंक में मैक्सिमम 5 लाख की ही एफडी करानी है, उससे ज़्यादा की एफडी नहीं करानी है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। यदि आपकी 4 एफडी हैं 5-5 लाख की, तो आप 4 अलग अलग बैंक्स में करवाइए। ठीक है। चारों एफडी 5-5 लाख की हैं, 20 लाख के हैं, तो आप चारों एफडी अलग अलग बैंक में एक एक एफडी कराइए, या चाहे उसको तीन पार्ट में करिए तो वो तो सबसे बढ़िया तरीका होगा। अदरवाइज़ आपने एक बैंक में 5 लाख से ज़्यादा नहीं करना। नेक्स्ट है, ये तो थे शेड्यूल्ड बैंक। सेकंड कैटेगरी है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी आरबीआई वैसे तो गारंटी देता है, लेकिन कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक भी रिस्की है। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यहाँ आरबीआई की कोई 5 लाख की गारंटी नहीं है, तो दिस इज़ वेरी रिस्की। आप अपने रिस्क पे ही वहाँ पे कराएंगे। देन कॉरपोरेट टर्म डिपॉजिट, जैसे रिलायंस, जैसे अडानी, ये लोग भी एफडी करते हैं, लेकिन यहाँ भी वो 5 लाख की जो आरबीआई की गारंटी है, यहाँ भी वो गारंटी नहीं है। दैट मीन्स के अल्टीमेटली एक जगह बची बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। आप पोस्ट ऑफिस में भी एफडी करा सकते हैं अपने। तो दोस्तों, एक ऐप है स्टेबल मनी ऐप,
तो स्टेबल मनी ऐप को भी डाउनलोड करके उसमें अलग अलग बैंक्स के रेट कंपेयर करके आप एफडी कर सकते हैं। तो नेशनलाइज्ड बैंक जो है ना, मेरा फेथ उस पर ज़्यादा है। देखो, वो रिलायबल भी हैं और उन पे सरकार का नियंत्रण भी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं। 3 साल की एफडी करवानी चाहिए। ज़्यादातर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं 3 साल पे। एंड वैसे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक या छोटे बैंक में भी 5 लाख से बाद के पैसे तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं, हालांकि इनमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आज काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं फटाफट आपको कुछ बैंक्स के रेट मैंने कलेक्ट किए हैं। वो समय समय पे थोड़े बदलते रहते हैं या प्लस माइनस थोड़ा कुछ पॉइंट्स में डेसिमल में हो सकता है। तो अब आप सुनिए कि आप यदि अपनी पैसे को, क्योंकि मैं आई बिलीव इन नेशनलाइज्ड बैंक एसबीआई, तो मैंने एक तो एसबीआई का रेट लिया है और एक मैंने छोटे बैंक का, छोटा बैंक मीन्स, एक मिनट, हाँ, छोटा बैंक उत्कर्ष स्मॉल बैंक, इन दो का कंपैरिजन लिया, प्लस कुछ और बैंक्स का भी थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा आपको मैं। तो आइए मैं आपको कुछ बैंक्स के रेट्स, एफडी रेट्स आपको बताऊं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसी में नॉर्मल सिटीजन्स का एंड सीनियर सिटीजन्स का कंपेयर किया है मैंने, दोनों बता रहा हूँ मैं, मेंशन कर रहा हूँ। एंड एक उत्कर्ष स्मॉल बैंक, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 7 दिन से 45 दिन यानी 1.5 महीने तक की, 7 दिन से 45 दिन की एफडी कराते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलेगा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आधे % का हो गया ना फ़ायदा। देन सेकंड कैटेगरी, यदि आप 46 दिन से लेके 179 डेज़ तक एफडी कराते हैं तो आपको मिलेंगे 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलेंगे 5.25%, 5.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन थर्ड कैटेगरी है 180 दिन से 210 दिन के बीच का, यहाँ पे आपको 5.6% यानी 5.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं सीनियर सिटीजन को आधा % ज़्यादा यानी 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 211 दिन से लेके 364 दिन तक, 365 नहीं, 1 साल से कम, तो 211 दिन से 364 दिन में आपको मिलेगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं पे यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलेगा 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप 1 साल से 2 साल के बीच, बीच का मतलब है 1 साल या 1 साल से ऊपर, एंड 2 साल से कम, 2 साल से चाहे 1 दिन कम हो, 2 साल से कम का पीरियड है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6.8%। और वहीं यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5% ज़्यादा यानी 7.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, यदि आप 2 साल से 3 साल का यदि आप करवा रहे हो, 2 साल से लेके 3 साल से कम चाहे 1 दिन कम, वहाँ मिलेगा आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वन। ये सबसे ज़्यादा है 7% आज के टाइम में। देखो, पीछे तो 5-6% ही था, लेकिन अब ये बढ़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 7% हो गया है। तो आज एफडी में भी 7% तो मिल रहा है। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.5% मिलेगा। वहीं पे 5 साल से ज़्यादा, फिर अब इंटरेस्ट रेट घटता चला जाएगा, यानी 3 साल पे सबसे ज़्यादा था, देन 5 साल से ज़्यादा है तो 6.75%, 0.7%। यदि आप 5 से 10 साल की एफडी कराते हो तो 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है 3 साल से ज़्यादा कराने की? आप 3-3 साल का ही कराइए ना, 3-3 साल की रोटेशन दीजिए, ठीक है, 3-3 साल की रोटेशन दीजिए एंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए। तो जो 2 साल से लेके 3 साल से 1 दिन कम में जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट था नॉर्मल बंदों का, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, वहीं पे सीनियर सिटीजन को 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, अब उत्कर्ष स्मॉल बैंक का कंपैरिजन बताऊं आपको। उत्कर्ष स्मॉल बैंक
7 से 45 दिन के लिए 4% एंड सीनियर सिटीजन के लिए 4.6%। वहीं 4.75% है 90 डेज़ के लिए, जो 90 डेज़ की एफडी कराएंगे 4.75%, एंड 5.35% है सीनियर सिटीज़न के लिए। 91 डेज से 180 डेज़ तक यदि आप उत्कर्ष स्मॉल बैंक में कराते हैं तो आपको मिलेंगे 5.5%, और सीनियर सिटीजन को मिलेंगे 6.1%। देन 181 दिन से 364 दिन के बीच में आप एफडी कराते हैं तो यहाँ मिलेंगे आपको 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सीनियर सिटीजन है तो 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और माय डियर फ्रेंड, यदि आप 365 दिन से 699 दिनों के लिए, इनकी एक ये अलग कैटेगरी है, 365 दिन से 699 दिन के लिए आप एफडी कराते हैं तो आपको, यदि आप नॉर्मल सिटीजन है तो आपको मिलेंगे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आप यदि सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेंगे 8.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक और कमाल, 700 दिन से 2 साल से कम, 700 दिन से ज़्यादा और 2 साल से कम यदि आप एफडी कराते हैं उत्कर्ष बैंक में तो आपको हाईएस्ट मिलेंगे 8.5% यदि आप नॉर्मल सिटीजन हो तो। यदि आप सीनियर सिटीजन हो तब आपको मिलेंगे 9.1% मैक्सिमम। ये बहुत बढ़िया है, दिस इज़ गुड वन, बहुत अच्छा है 9.15। यहाँ आप टकरा रहे हो इन्फ्लेशन के साथ, आप इन्फ्लेशन से हार नहीं रहे, आप इन्फ्लेशन को टक्कर दे रहे हैं, आपका पैसा कम से कम घट नहीं रहा। यस दोस्तों। और 3 से 4 साल का कराएंगे तो 8% नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, 8.85% सीनियर सिटीजन के लिए। और इसी तरह से 1-2 बैंकों का और मैं दे दूं आपको थोड़ा सा हिंट। इंडसइंड बैंक, यहाँ पे यदि आप 5 साल के लिए कराते हैं तो 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के लिए। और यहाँ पे हाईएस्ट ये देता है इंडसइंड बैंक, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 7.99%। ये आपको बैंक में जाके पता करना पड़ेगा कि 7.99% किसको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से IDFC फर्स्ट, यहाँ 5 साल के लिए यदि आप एफडी कराते तो आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75%, एंड हाईएस्ट है यहाँ पे 7.9%। इसी तरह से DCB बैंक, यहाँ पे हाईएस्ट है 8.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये था दोस्तों डिफरेंट बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देखो थोड़ा जल्दी में आपको, यदि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं, या आप यदि लिखते हैं कमेंट्स में लिखते हैं रिक्वेस्ट कहते हैं तो मैं इसकी एक स्लाइड सी बना के नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक स्लाइड डाल दूंगा इसकी, आप उस स्लाइड को स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब नाउ कम टू द मेन पॉइंट, एक बार फिर वही ओपन क्वेश्चन कि मान लो मैं आपको 5 लाख रुपए 5 साल के लिए रखने के लिए दूं तो आप उसका क्या करोगे? मुझे कम लौटाओगे, बढ़ा के लौटाओगे, घटा के लौटाओगे? अलमारी में रखने वाला तो उतना का उतना लौटाएगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट वाला मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं डिटेल में, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यदि आप एफडी कराते हैं माय डियर फ्रेंड और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही कराते हैं, मैं तो कहता हूं ज़्यादा पंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, नेशनलाइज्ड बैंक है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है, यदि आप इसमें करवाते हैं तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के लिए, ठीक है। मैं इसी से कंपेयर करता हूं खाली, वैसे तो मैंने आपको 5 साल के लिए रखने के लिए कहा है, सॉरी एक्चुअल में नहीं दे रहा, मान लो कहा है, मान लो मूलधन कितना, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट x है तो इसी तरह से मान लो। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो SBI में 7% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस 5 लाख रुपए के मिलेंगे 35,000 रुपये 1 साल बाद। तो देखा दोस्तों, आपने अलमारी में रखा था, आपको 1 पैसा नहीं मिला था 1 साल बाद। आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा था जो मैंने 3% एवरेज रिटर्न माना था, वहाँ आपको 15,000 रुपये मिले थे, और यहाँ 7% रेट ऑफ रिटर्न में आपको 1 साल बाद मिलेंगे 35,000, यानी यहाँ आपको 20,000 का और फ़ायदा हो गया। तो अलमारी में रखने से, सेविंग्स अकाउंट में रखने से
15,000 का एक साल में फ़ायदा हुआ था, यहाँ हो गया एक साल में उस 15 से भी 20,000 और ज़्यादा, एंड अलमारी में रखने वाले से 35,000 रुपये ज़्यादा। और माय डियर फ्रेंड, यदि हम 5 साल का हम कैलकुलेट करते हैं इसी 7% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो यहाँ मिलेगा हमें 1.75 लाख रुपीज़ आफ्टर 5 ईयर, यानी 2.25 लाख रुपये। कैसा लगा है? यदि आपने अलमारी में रखा होता 5 साल के लिए, चाहे वो आपका अपना ही पैसा होता, 5 लाख रुपए आप अलमारी में रखेंगे तो आपको 2.25 लाख रुपए का नुकसान है। और आप SBI में या किसी और बैंक में भी रखेंगे, आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं, वहाँ आपको मिलेंगे 2.25 लाख रुपए। अब मैं बता रहा हूँ, यदि आपने सेविंग अकाउंट में 5 साल रखा होता तो आपको मिले होते 15-5 75,000 रुपये, यानी उसमें 75,000 रुपये सेविंग अकाउंट में, और यहाँ हो गए 1,75,000 रुपये, यानी सेविंग अकाउंट से 1 लाख रुपये ज़्यादा। तब बताओ आपको क्या चाहिए? 2.25 लाख चाहिए, या 75,000 चाहिए, या जीरो अंडा चाहिए? तीनों कैटेगरी में अलमीरा, सेविंग अकाउंट एंड FD, तीनों का कंपैरिजन हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी ही सोच बदलने वाली नॉलेज के लिए मेरा यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान देखते रहिए, बने रहिए, और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। तो कीप इन टच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।